हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के जो थर्ड चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। वो चैप्टर है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में जो स्टेट्स हैं उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजोल्यूशन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और कैसे अल्टीमेटली पीस इस्टेब्लिश करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशंस है दो या तीन स्टेट के बीच, वहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये विरोध है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब दो या तीन स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। So scholars of the view that studying conflict can help them to develop a scientific theory of international relations. कुछ स्कॉलर हैं जो मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर दो स्टेट के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, वो हेल्प करती है इंटरनेशनल रिलेशन में एक साइंटिफिक थ्योरी को डेवलप करने में। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में जितना विरोध होगा तभी हम जान पाएंगे कि ये विरोध को कैसे मिटा सकते हैं, कैसे पीस इस्टेब्लिश करते हैं। सो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम जान पाएंगे कौन कौन से एरिया में दोनों स्टेट के बीच कोई कौन सी प्रॉब्लम है, तो ये हम जान पाएंगे एक कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा। सो कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एक इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने में, स्टेट के बीच रिलेशंस ग्रो अप करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अब देखते हैं ये जो स्कॉलर्स हैं वो सोचते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अगर इंटरनेशनल रिलेशन में होगी तो क्या करेगी, वो एक साइंटिफिक थ्योरी बिल्ड करेगी जिससे फ्यूचर में स्टेट्स के बीच रिलेशंस अच्छे होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वंस टू एक्टर्स वेदर दे आर इंडिविजुअल ग्रुप्स और नेशन स्टेट्स आर डिफरेंट, दे ट्रेन टू कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। मतलब दो आदमी हो, दो इंसान हो, दो राष्ट्र हो, ऑल आर डिफरेंट। हम कोई सब एक जैसे नहीं है। हम सब का जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो सोचना है, जो आइडिया है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। सो इसीलिए हम डिफरेंस है, इसीलिए ही कॉन्फ्लिक्ट होती है। वो इंडिविजुअल में हो सकती है, वो राष्ट्र के बीच में हो सकती है, वो कोई ग्रुप्स के बीच हो सकती है। अगर हम डिफरेंट हैं तो हम दोनों के बीच ज़रूर और ज़रूर कॉन्फ्लिक्ट होगी। इन अदर वर्ड्स, डिफरेंट कॉज कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये जो डिफरेंसेस हैं हम लोगों के बीच, यही कॉन्फ्लिक्ट की कॉज है। इससे ही कॉन्फ्लिक्ट का उद्भावन होती है, यहीं से ही कॉन्फ्लिक्ट का आरंभ होती है। दिस लॉजिक ऑफ रीजनिंग इज रिफ्लेक्टेड इन मेनी वेल नोन इंटरनेशनल थॉट्स। ये जो लॉजिक है ये हम बहुत सारे इंटरनेशनल थ्योरीज में देख पाते हैं। देखिए, इंडिया एक टाइप का कंट्री है, पाकिस्तान एक टाइप का कंट्री है, म्यांमार एक टाइप का कंट्री है। सब स्टेट्स का जो थिंकिंग है एक तरफा नहीं है। कुछ लोगों का कुछ और सोचना है, कुछ लोगों का और सोचना है। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोगों पे जो लॉजिक है, इंडिया के लिए जो सही होगा पाकिस्तान के लिए वो सही नहीं होगा, जो पाकिस्तान के लिए सही होगा वो बांग्लादेश के लिए सही नहीं होगा। सो इससे क्या होगा, डिफरेंसेस क्रिएट होगी। अगर डिफरेंसेस क्रिएट हुई तो कॉन्फ्लिक्ट की क्रिएट होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेन स्ट्रीम आईआर थ्योरीज, रियलिज्म, लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड न्यू लेफ्टिज्म, for example, train to understand conflict as normal. It is as normal in human life, in social setting and in international relations. मतलब क्या है, ये जो मेन स्ट्रीम आईआर की थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज बहुत सालों से इंटरनेशनल रिलेशन में चल रही हैं, जैसे कि रियलिज्म है जो वास्तववाद है, जो लिबरलिज्म है उदारवाद है, जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है मतलब प्रतिष्ठानवाद है, जो न्यू लेफ्टिज्म है जो नया वाम पंथा है, वो सब क्या करते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको एक नॉर्मल प्रोसेस मानते हैं। मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई एबनॉर्मल सी चीज़ नहीं है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को वो लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस वजह के लिए दोनों स्टेट्स में या दोनों इंसान में
या सारे स्टेट में या ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉर हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कैओस हो रहा है। ओके, सो इट इज़ नॉर्मल इन ह्यूमन लाइफ। ये इंसान के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल चीज़ है। एक समाज में हम रहेंगे तो भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगी, ये नॉर्मल चीज़ है। अगर आप समाज में हो सकती है, हमारे परिवार में हो सकता, तो वो क्यों इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं होगा? अगर आपके घर में एक कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा हो, ये नॉर्मल है, तो स्टेट तो एक परिवार की तरह है, वो अपने लोगों के बारे में सोचती है। तो इसीलिए स्टेट्स के बीच भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है होगी, ये नॉर्मल चीज़ है। तो यही चीज़ इंटरनेशनल जो थ्योरीज है वही दिखाती है। ओके, अब हम जानते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट होती क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। सो कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज एन एक्चुअल और परसिस्ट ऑपोजिशन ऑफ नीड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। मतलब कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जो लोग कॉन्फ्लिक्ट में हैं वो एक दूसरे से अलग सोचते हैं, उनका वैल्यूज़ अलग है, उनका जो नीड्स है वो अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है। मतलब सोचिए, मैं एक इंसान हूँ और आप एक इंसान हैं। मैं जो चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ दिन में काम करना, आप चाहते हैं रात में काम करना। तो हम लोगों का जो नीड्स है वो अपोजिट है। हम लोगों का जो वैल्यू है, मेरे लिए मेरा रिलीजन मेरा वैल्यू है, मेरे लिए गरीब को पैसा देना वैल्यू है, लेकिन आपके लिए वैल्यू है क्या कि आप जितना काम करो और पैसा कमाओ। सो ये आपके लिए वैल्यू है, आपके लिए इंटरेस्ट कुछ और होगी, मेरे लिए इंटरेस्ट कुछ और होगी। अगर दोनों इंसान या दोनों स्टेट या दोनों ग्रुप्स के बीच ये जो इंटरेस्ट है, ये जो वैल्यू है, ये जो नीड्स है, उनमें अपोजिशन आएगी तो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगी। नेक्स्ट, अ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी इंटरनल विथ वन सेल्फ। मतलब आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मेरे अंदर दुविधा हो सकती है किसी चीज़ को लेकर कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। ये एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है अपने आप में। नेक्स्ट है एक्सटर्नल, बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। जब बहुत लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होती है वो है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट एज अ कॉन्सेप्ट कैन हेल्प एक्सप्लेन मेनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ such as social disagreement, conflict of interest and fights between individuals, groups और organization। ये जो conflict है, ये जो विरोध है, ये क्या हेल्प करते हैं कि किस लिए हमारे समाज में प्रॉब्लम है, किस लिए हमारे समाज में डिसएग्रीमेंट है, किस चीज़ को लेकर, किस इंटरेस्ट को लेकर, किसको केंद्र फोकस करके ये जो फाइट्स हो रही है समाज में, बिटवीन इंडिविजुअल्स को लेकर, ग्रुप्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं किस वजह से हो रही है, कौन इसके फोकस में है। सो यही कॉन्फ्लिक्ट देखता है। नेक्स्ट देखता है इन पॉलिटिकल टर्म्स, कॉन्फ्लिक्ट कैन रेफर टू वर्ड्स। इन पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट को हम वर्ड के साथ देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल टू वर्ड्स, ये हम देखते हैं। रिवोल्यूशन और अदर स्ट्रगल्स, मतलब कोई विरोध को हम देखते हैं कि एक रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल के द्वारा। ओके, जैसे कि आप सोचिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये एक क्या है, स्ट्रगल है, एक रिवोल्यूशंस है। मार्क्स ने रिवोल्यूशन के बारे में बात किया था, क्यों किया था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। किसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो वर्कर्स हैं वो चाहते थे कि उनका वेज ज़्यादा हो, उनका वर्क टाइम ज़्यादा कम हो, उनका वर्क प्रेशर लोड कम है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट थे वो चाहते थे कि उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो, इसलिए क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है। मतलब उन लोगों के बीच, ये ग्रुप्स के बीच क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट एक टाइम पर पॉलिटिकली जाकर क्या होता है, वर्ड्स में, एक रिवोल्यूशन में, स्ट्रगल में हो जाता है, स्ट्रगल में आकर मतलब इम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट। जब हम कॉन्फ्लिक्ट होता है तब हम फोर्स का यूज़ करते हैं, सो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व करें, कैसे इसको कंट्रोल में लाएं। ओके, सो द एम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसका मेन एम क्या है, एज इट quite clear from the above discussion that nations pursue different goals and different interests which give birth to conflict। मतलब
सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग गोल्स हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं दे हैव। मतलब इंडिया सोचता है कि नो फर्स्ट यूज़, कभी भी वो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान या चाइना हमेशा एक एग्रेसिव पॉलिसी को मानता है। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच इंटरेस्ट का डिफरेंसेस है, दोनों के बीच गोल्स का डिफरेंसेस है। इंडिया चाहता है कि जो मेजर जो रिवर्स है वो इंडिया में रहे, बांग्लादेश चाहता है कि मेजर रिवर्स पार्ट्स बांग्लादेश पे रहे। सो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंस ऑफ गोल्स है। सो इसीलिए दोनों स्टेट्स के बीच या बहुत सारे स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अब हम देखते हैं जो बेस्ट मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन का जो उपाय है, सो कौन सा बेस्ट रिजोल्यूशन का उपाय है, कौन सा बेस्ट है? फर्स्ट है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, जो हर स्टेट करता है। फर्स्टली इट इज़ द मोस्ट ओल्ड टेक्निक टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। एक सबसे पुराना तरीका है जिससे कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। हम इंसानों के बीच भी यही करते हैं, सोसाइटी के बीच में भी करते हैं। पहले हम वार नहीं करते, पहले हम झगड़ा नहीं करते, पहले हम बातचीत से कोई प्रॉब्लम का हल निकालना कोशिश करते हैं। सो डिप्लोमेसी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल वेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, ये डिप्लोमेसी जो है, ये जो कूटनीति है, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का। इट इज़ थ्रू डिप्लोमेसी नेशन कॉन्वेज इट्स विशेस, डिज़ायर्स, गोल्स टू अदर नेशन। इंडिया हमेशा कूटनीति में क्यों पार्टिसिपेट करता है? क्योंकि उसका जो लक्ष्य है, उसका जो एम है, उसका जो मोटो है, वो दूसरे स्टेट्स के सामने वो रख पाए। अगर सोचिए कि इंडिया चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिले, उसको बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनी का हेल्प मिले, या कोई आर्म मिले, कोई आर्मी मिले, कोई टेक्निक्स मिले, तो वो क्या करेगा, वो कॉन्फ्रेंस पे जाएगा इंडिया, और वहाँ पर जाकर वो स्टेट्स को समझाएगा कि उसके लिए ये स्कीम, ये पॉलिसी कितनी इम्पोर्टेंट है, वो दूसरे नेशंस को बताएगा। ओके, सो दैट्स वाई डिप्लोमेसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि अपना जो पक्ष है वो दूसरों के सामने रख पाएगा, तभी तो दूसरे स्टेट जानेंगे कि इंडिया को क्या ज़रूरत है और क्या नहीं। Morgenthau considered diplomacy as the best way to ensure conflict resolution. Morgenthau is the most important political thinker of international relations. International relations के एक main proponent है Morgenthau, जो पावर के बारे में बात करते हैं। और वो क्या कहते हैं, ये जो डिप्लोमेसी है, ये एक बहुत बेस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। मॉर्गनथाउ के अकॉर्डिंग इट इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सो डिप्लोमेसी के बारे में जानते हैं। हैरोल्ड निकोलसन की एक डेफिनेशन है डिप्लोमेसी की, देखते हैं। सो डिप्लोमेसी इज़ द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय मीन्स ऑफ नेगोशिएशन, द मेथड बाय व्हिच these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys, the business or art of the diplomats। मतलब क्या है, डिप्लोमेसी एक मैनेजमेंट है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम इंटरनेशनल रिलेशंस में नेगोशिएशंस करते हैं, और उस नेगोशिएशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं इंटरनेशनल पॉलिसी को। और वो काम हमारे होकर कौन कर देता है, जो एम्बेसडर्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन जो एम्बेसडर्स हैं, जो फॉरेन हमारे IAS हैं, IFS हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक आर्ट के द्वारा, एक आर्ट के थ्रू बात करना एक आर्ट है, कम्युनिकेशन इज़ अ आर्ट। सो उस उपाय से वो क्या करते हैं, दूसरे स्टेट्स को कन्विंस करते हैं कि इंडिया के लिए या वो स्टेट के लिए वो पॉलिसी कितना इम्पोर्टेंट है। सो ये एक नेगोशिएशंस का तरीका है जिससे क्या हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिसी को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और
वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डिप्लोमेसी इज अ बेसिक मीन्स बाय विच अ नेशन सीक्स टू सिक्योर द गोल्स ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ये डिप्लोमेसी क्यों करते हैं हम लोग, कि जिसके द्वारा हम हमारे नेशंस का जो गोल है, जो इंटरेस्ट है, उसे प्रोटेक्ट कर सकें। अगर सोचिए हमारे इंडिया के लिए कोई पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, या वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, वो स्टेट डिप्लोमेसी के थ्रू क्या करते हैं, अपना जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो दूसरे स्टेट को समझाते हैं कि हमारे लिए डिप्लोमेसी कितनी ज़रूरी है। फॉरेन जो पॉलिसी है ऑलवेज ट्रैवल ऑन द शोल्डर्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड गेट्स ऑपरेशनलाइज्ड इन द अदर स्टेट्स। मतलब ये फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक ट्रैवल है, वो किसके कंधे पर है, डिप्लोमेसी के कंधे पर है। अगर आपका जो डिप्लोमेसी ठीक ठाक नहीं रहा तो क्या होगा, तो इससे फल जो है होगा वही है वॉर। अगर आप ठीक से डिप्लोमेसी कर सके, आप ठीक से दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन कायम कर सके, तो आपके स्टेट के ऊपर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दूसरे स्टेट कोई आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, आप फ्री होंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर आप डिप्लोमेसी सोचिए, इंडिया अगर यूएसए के साथ बहुत अच्छी डिप्लोमेसी करेंगी तो क्या होगा, चाइना इंडिया को अटैक करने से पहले 2 बार सोचेगी कि ओके मैं इंडिया को क्यों अटैक करूं, इसके पीछे बहुत यूएसए सपोर्ट है। सो यही है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ मतलब आप ऐसे बात करेंगे, ये एक बिजनेस है, एक डील है, जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेट को कन्विंस करेंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो डिप्लोमेसी है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये बायलैटरल हो सकते हैं और मल्टीलैटरल, मतलब 2 स्टेट्स के बीच हो सकते हैं, और ये बहुत स्टेट्स के बीच हो सकती है। नेक्स्ट है हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स। ये बहुत सारे चीज़ों को मैटर्स करते हैं। सोचिए हम डिप्लोमेसी के द्वारा क्या क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं दूसरे स्टेट के साथ, मिलिट्री अफेयर्स कंट्रोल करते हैं, हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स कंट्रोल करते हैं। सो डिप्लोमेसी हैंडल्स मेनी टाइप्स ऑफ मैटर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, बहुत सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट, डिप्लोमेसी फेलियर कैन लीड्स टू क्राइसिस। अगर हम अच्छे से डिप्लोमेसी ना कर पाए तो क्या होगा, क्राइसिस होगा, और उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट क्या लाती है, वॉर लाती है। सो ये अगर डिप्लोमेसी अगर फेल होगी तो बस ख़त्म। अगर सोचिए चाइना के साथ हम अच्छे से डिप्लोमेसी ना कर पाए या पाकिस्तान के साथ ना कर पाए तो क्या होगा, वॉर होगा। ओके, नेक्स्ट, डिप्लोमेसी ऑपरेट्स इन पीस एंड वॉर। ये जो डिप्लोमेसी है सिर्फ हम पीस में, शांति में ही यूज़ करते हैं ऐसी बात नहीं है। जब वॉर होता है, सोचिए कि इंडिया जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था तब भी हमने डिप्लोमेसी की। जब शांति थी, जब रशिया के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो 1971 में हमने क्या की, फ्रेंडशिप ट्रीटी की। तो ये डिप्लोमेसी जो है वो पीस में भी और वॉर में भी, दोनों सिचुएशन में ही ऑपरेट की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, देखते हैं। It aims to transform negative destructive conflict into positive constructive conflict and deals with structural, behavioral and attitudinal aspect of the conflict। मतलब क्या है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्म है, मतलब झगड़ा जो चल रहा है उसे हम ट्रांसफॉर्म करें। इसका जो नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव एम है, मतलब सोचिए इंडिया के साथ यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये क्या करेगी, वॉर होगी, कोई अटैक होगी, बहुत बड़ी टेररिस्ट अटैक हो सकती है। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये जो नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, द टर्म रेफर्स टू बोथ द प्रोसेस एंड द कंपटीशन ऑफ द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव जो हो रही है या होगा उसको हम ट्रांसफॉर्म करके एक पॉजिटिव चीज़ में ला सकते हैं। ओके, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन।
ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ये काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद अ सेंट्रल गोल। इसका एक मुख्य लक्ष्य है, मेन एम क्या है इसका? टू बिल्ड कंस्ट्रक्टिव चेंज आउट ऑफ द एनर्जी क्रिएटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये जो नेगेटिव और सिचुएशन क्रिएट हो रही है या होने वाली है, उसे चेंज करना ही मूल मोटो है हमारी ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। इसका मेन फोकस क्या है? बाय फोकसिंग दिस एनर्जी ऑन द अंडरलाइंग रिलेशनशिप एंड सोशल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिव चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट। मतलब ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, इसको स्टॉप करके दोनों स्टेट्स के बीच एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, दोनों स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक जो रिलेशंस है उसे डेवलप करना, पॉलिटिकल रिलेशंस को डेवलप करना, सोशल रिलेशंस को डेवलप करना, ओवरऑल स्टेट का जो डेवलपमेंट है उसे और भी अच्छा करना, यही है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मेन एम। वही है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसे चेंज करना और नया कोई लुक लाना, जिससे कि स्टेट्स और अच्छे हो सके और उनके बीच रिलेशंस भी अच्छे हो सके। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायर्स transcending the goal of a conflicting parties, define other goals, dissembling the conflict from its original situation and embedding it in a more promising place। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को चेंज कर कर एक अच्छा रिलेशन को जो हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, इनमें क्या होगा? जो पार्टीज ये कॉन्फ्लिक्ट में एक साथ हैं, वो क्या करेंगी? उनका क्या गोल है, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या मोटो है, वो दूसरे स्टेट को बताएंगी। ओके, वो बताएंगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, और वो क्या करेंगी? उसके तरफ अपने जो रिजल्ट होगा, जो बातचीत होगा, अपने तरफ खींचे लाना। सोचिए हम दोनों इंसान में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? जब बातचीत करेंगे हम सब चाहेंगे ना कि मेरे पक्ष में रिजल्ट आए। तो स्टेट्स भी वही करती है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है कॉन्फ्लिक्ट की, तब स्टेट्स भी क्या करती हैं? स्टेट्स जो करती हैं कि वो भी अपना जो प्रॉब्लम है उसको एक प्रॉमिसिंग प्लेस में लाने की कोशिश करते हैं। वो चाहती हैं उनका जो प्रॉब्लम्स है उसको ट्रांसफॉर्म करना और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ पर स्टेट्स अपना प्रॉब्लम दूसरे स्टेट्स के साथ शेयर कर सके। ओके, और ये कैसे अचीव होगा? एक एम्पैथी के द्वारा, मतलब करुणा के द्वारा, नॉन वायलेंस के द्वारा। वायलेंस का यूज़ नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट, जॉइंट क्रिएटिविटी। एक तरफा कुछ नहीं हो सकता। तो कॉन्फ्लिक्ट को हम अगर मतलब स्टॉप करना चाहते हैं और पीस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो दोनों ही स्टेट्स को अपना जो हाथ है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप दोनों स्टेट्स एक साथ नहीं एग्री हुए किसी एग्रीमेंट में, तो कॉन्फ्लिक्ट को हम कभी भी नहीं रोक पाएंगे। नेक्स्ट है 5 different resolution strategies that people use to handle conflict, including avoiding, defending, compromising, accommodating and collaborating। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के जो स्ट्रैटेजीज हैं 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग यूज़ करते हैं। क्या है? फर्स्ट, अवॉइड करना, वॉर को अवॉइड करना। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिफीटिंग, अपने आप का प्रतिपक्ष रखना, अपना वक्त जो आपका जो मत है उसे रखना। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़ करना, कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। नेक्स्ट है एकोमोडेट करना, मतलब हेल्प करना दूसरे स्टेट को। एंड कोलाबोरेटिंग, एक कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट लाना जिसमें दोनों ही स्टेट्स का एक पार्ट हो। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है और ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को आप क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं द प्रॉब्लम्स, जिस कॉज के वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो प्रॉब्लम का जड़ है उसे आप सॉल्व करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या करते हैं? दोनों पार्टीज के बीच जो रिलेशन है
उसे चेंज करते हैं और उसे अच्छा करते हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सोचिए कश्मीर को लेकर जो इंडिया और पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, ये कश्मीर को लेकर जो प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान में, ये कश्मीर का इशू ही सॉल्व कर दें, ये है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, हम कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच और जो इश्यूज हैं उनमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करेंगे, उनमें अच्छा रिलेशंस लाएंगे। ओके, अब देखते हैं ये आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ट्रीटी आई गई है। फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है इंडिया में, सभी ये इंडिया के बारे में है। एक है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, LTBT। ये मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है जो आर्म को कंट्रोल करने के बारे में सोचती है। मतलब इंटरनेशनल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, हमने दोनों वर्ल्ड वॉर देखे और स्टेट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सोचा कि अब स्टेट्स को एक सिक्योरिटी देनी है, पीस देनी है और डेवलपमेंट चाहिए। सो इसके लिए द कोल्ड वॉर की वॉर में ट्रांसफ़र ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा आर्म कंट्रोल ट्रीटीज़ लाए गए जिससे कि जो वॉर को स्टॉप कर सके और कंट्रोल कर सके। फर्स्ट क्या लाए गए, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये 1963 में लॉन्च किया गया है, ये फोर्स में आया है 1963 में। ओके, और ये साइन भी 1963 में ही हुआ है। ओके, ये क्या कहती है, ये कहती है जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो क्या होगी, ना ही स्पेस पे ना ही अंडर वाटर, ये कहीं भी आप नहीं कर सकते। मतलब हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो हमने देखा उससे हम बहुत ज़्यादा डर गए। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसे हम आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर इसके लिए बैन करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, लिमिटेड करते हैं। ओके, बैंड न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटीज़, हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट ना किया जाए। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में आगे बात करूँगी, वो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे हम NPT कहते हैं। और ये NPT कब साइन हुआ, 1995 में, ये 1968 में साइन हुआ। इसके बारे में हम देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सॉल्ट 1 जो 1972 में लॉन्च हुआ है। ओके, नेक्स्ट आया है सॉल्ट 2 जो आया है 72 में, अगेन 1972 में। ओके, और उसके बाद आया है स्टार्ट 1, ये कब आया है, 1991 के बाद, जब USSR को, मतलब USSR एबोलिश्ड हो गया और रशिया एस्टेब्लिश्ड हुई, तब स्टार्ट 1 की साइन हुई। ओके, ये किसने किया था, मिखाइल गोर्बाचेव जो USA के प्रेसिडेंट, USSR के प्रेसिडेंट थे, एंड US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। ये जो स्टार्ट है, जो स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो है, इसे ही कह सकते हैं कि यही कोल्ड वॉर का एंड है। इसके बाद कोल्ड वॉर एंड हो गया। ओके, और USSR टूट गई और रशिया एस्टेब्लिश्ड हो गया। नेक्स्ट है स्टार्ट 2 जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पार्ट 2, ये 1993 में आई। ओके, अब देखते हैं ये जो CTBT के बारे में जानते हैं। ओके, जो CTBT क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये क्या करती है, प्रोहिबिट्स एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, एक्सप्लोशन और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोशन anywhere in the world. The treaty was opened for signature in 1996 and it has been signed by 185 nations and ratified by 170. ये जो CTBT ट्रीटी है ये क्या कहती है, ये कहती है जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसे हम दुनिया के कहीं भी टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये कब साइन हुई, ये 1996 में ओपन की गई साइन के लिए, और इसको 185 नेशन ने साइन किया है एंड रेटिफाइड किया गया है 170 स्टेट्स के द्वारा। ओके, सो ये क्या कहती है
कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड कभी भी कोई भी स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्ट ना कर नहीं सकेगी. सो इंडिया हैव नॉट साइन इट. इंडिया ने इसे साइन नहीं किया. क्यों साइन नहीं किया? देखिए, अब सोचिए, इंटरनेशनल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो मेजर कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये सारे स्टेट्स के पास क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी है. उनको डिसॉल्व करने का, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोई बात किसी भी ट्रीटी में नहीं की गई है. लेकिन क्या किया गया है? ये जो न्यू कमिंग स्टेट है, जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट है, जो अभी अभी इंडिपेंडेंस पाए हैं, उन स्टेट्स को हम न्यूक्लियर स्टेट्स नहीं होने देंगे. उन्होंने सोचा कि वो अगर न्यूक्लियर स्टेट्स हो गए तो हमारा पावर तो कम, मतलब लो हो जाएगा. इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने की कोशिश की कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो अगर पावरफुल हो गए तो हमारा पावर बहुत कम हो जाएगा. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? ये न्यूक्लियर एक्सप्लोशन को स्टॉप किया. अब सोचिए, 1996 इंडिया के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो गए हैं. पाकिस्तान 62 में इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, 65 पे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, 71 में इंडिया ने बांग्लादेश के हेल्प किया है इंडिपेंडेंस में. सो ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स इंडिया ने झेली है. तो इंडिया अब सोच रहा है कि उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर वेपन रहना. अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन ना रहे तो चाइना के पास है. चाइना पाकिस्तान को हेल्प कर देगी और क्या होगा? अल्टीमेटली इंडिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो इंडिया ने 1996 में अल्टीमेटली जो पोखरण 2 है, उन्होंने पोखरण 2 और वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है. वहाँ पर तब प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी. तो ये CTBT साइन होगी, CTBT साइन हो रही है इधर, और इंडिया इधर न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर रही है. सो इंडिया ने यही सोचकर नहीं CTBT को ज्वाइन किया कि ये जो ट्रीटी है CTBT वो बहुत पक्षपात मूलक है, बहुत जिस स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है. इसलिए इंडिया ने इसे साइन नहीं किया. अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट ट्रीटी है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी. ये क्या एम करता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो बहुत बढ़ रहा है उसे लिमिट करना है. कौन कौन से? एक तो नॉन प्रोलिफरेशन. ये मतलब कि नया कोई न्यूक्लियर वेपन ना बने. नेक्स्ट है डिसआर्मामेंट, मतलब आर्मामेंट से ना बने, मतलब आर्मी या बहुत ज़्यादा आर्म का मशीन, इसे घटाना. नेक्स्ट है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसे हम पीसफुल वे में यूज़ करते हैं, जैसे कि पहाड़ को तोड़कर कोई एक रेलवे ब्रिज बनाना. तो इससे इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, दिस एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रैंड बार्जन बिटवीन 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. मतलब ये एक बहुत बड़ा डिवाइडेड हो रहा है. एक तरफ 5 इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स हैं, जो अभी यूनाइटेड नेशंस के 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं. लेकिन जो स्टेट्स छोटे छोटे हैं, जो स्टेट्स अभी इंडिपेंडेंस पाए हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो रहा है. ओके, सो ये क्या चाहते हैं? न्यूक्लियर NPT का क्या मेन मोटो क्या है? स्टेट्स विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स विल नॉट एक्वायर देम. जिस स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकेंगे. नेक्स्ट, स्टेट्स विथ न्यूक्लियर वेपन्स विल परस्यू डिसआर्मामेंट. मतलब जिस स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो इसे यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट है all states can access nuclear technology for peaceful purposes under safeguards. मतलब जिस स्टेट्स के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो पीसफुल पर्पस के लिए, वो कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए, सेफगार्ड्स के लिए ये न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है ये कब साइन हुआ? ओके, सिग्नेचर के लिए साइन हुआ 1968 पे, इनफोर्स हुआ 1970 पे. ओके, और इस पर साइन पहले किसने किया था? USA, UK एंड रशिया. ऑब्वियसली दे हैव द
न्यूक्लियर वेपन्स, सो दे हैव साइंड इट फर्स्ट। नेक्स्ट, कितने स्टेट्स इन पर पार्टिसिपेट किए हैं? 191 स्टेट्स अभी तक इस पर साइन की चुके हैं। इंडिया डज नॉट साइन द ट्रीटी, इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है क्योंकि उनके हिसाब से ये एक पक्षपात मूलक है। नेक्स्ट है, ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये क्या चीज़ है भली? ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैन बी डिफाइंड एज दोज वेपन्स विच आर कैपेबल टू इन्फ्लिक्ट पेन, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मैसिव स्केल। मतलब मैसिव स्केल में जिस अस्त्र के द्वारा बहुत सारे लोगों की हत्या हो सकती है वही है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब एक अस्त्र जिसके द्वारा हम बहुत सारे लोगों को एक साथ मार सकते हैं, यही है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैव बीन यूज्ड ओनली वंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये इंसान के जीवन में एक ही बार यूज़ हुआ था। कब यूज़ हुआ था? जब यूएसए ने एटम बम फेंका था हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। यही है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल। ये जो मॉडर्न वेपन्स हैं ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के इंक्लूड नॉट ओनली न्यूक्लियर वेपन्स, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, ये बायोलॉजिकल वेपन्स, ये जो केमिकल वेपन्स, मतलब बायोलॉजिकली कोई वायरस या बैक्टीरिया आप छोड़ देना, केमिकल रिएक्शन मतलब कोई सोचिए केमिकली प्रोडक्ट्स या केमिकल कोई फूड छोड़ना मार्केट में, ओके, ये सब भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंडर आते हैं। आप सोचिए कुछ लोग कहते हैं कि चाइना ने ये कोरोना वायरस छोड़ दिया है, ओके, सो इसे भी हम अगर प्रूफ हुआ तो इसे हम कह सकते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों को हम मार पा रहे हैं। सो इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रहेंगे, इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स एंड केमिकल वेपन्स होंगे, ओके। सो ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ऑल्सो रेफर्ड एज NBC, इसे हम NBC कहते हैं, मतलब न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, ओके, इसे हम कहते हैं। ये एक भयानक अस्त्र है जिसके द्वारा हम इंसान की जो प्रजाति है उसे ही लुप्त कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी है जिसे हमने एक ही बार यूज़ की थी, ओके। सो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग इन द मैनकाइंड एवर, ओके। ये एक चीज़ है जिसके द्वारा वर्ल्ड वॉर तो छोड़िए, इसके द्वारा जो वर्ल्ड है वही पूरा मतलब एकदम ध्वंस हो जाएगा, एकदम एबोलिश्ड हो जाएगा वर्ल्ड। सो इसे हम एक बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा तो ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमें अगर यूज़ किया तो ये जो वर्ल्ड है वो पूरा एबोलिश्ड हो जाएगा, इसीलिए इसको हम स्टॉप करना चाहते हैं, ओके। सो दैट्स द लेक्चर, थैंक यू।